हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक सिस्टम एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह की कंट्रीज ने किस किस टाइप्स के इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, उनके अडॉप्ट करने या ना करने के पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं। तो इन सब को समझने के लिए हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक ऑर्डर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within a society. It includes the combination of various institutions, agency, entities, decision-making process, and patterns of consumption that comprise the economic structure of a given community. यानी एक इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो ये खूब सारे प्रोडक्ट लगे होते हैं। ये इतने सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, आपको जो मर्जी आता है आप वो लेते हो। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम ये समझने के लिए कि इतने जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं ये किस बेसिस पे लगे हुए हैं। तो जैसे सपोज आपके एरिया में 1,000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो उनके लिए लगे हुए हैं, जो ये 1,000 लोग आपके एरिया में जो रहते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, लोग आते हैं दुकान में, अपनी पसंद की चीजें देखते हैं। तो दुकान में क्या होता है, चीजें अवेलेबल कराई हुई होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो अवेलेबल होती है। उनका क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन। अब मान लीजिए आपके एरिया में 1,000 लोग रहते हैं और पड़ोस वाले एरिया में 2,000 रहते हैं। तो क्या होगा, 1,000 वाले में ज्यादा आइटम होंगी दुकान में, ज्यादा क्वांटिटी रखनी होगी, या 2,000 वालों में। ऑब्वियस सी बात है कि 2,000 जिस सोसाइटी में लोग रह रहे होंगे वहां उस दुकान में ज्यादा क्वांटिटी होगी, यानी एक आइटम जो होगा उसका एक की जगह 10 पीसेस होंगे। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर। यानी जहां जितने लोग होंगे वहां उतना सामान होगा। इसका एलोकेशन कैसे करेंगे, तो लोगों के वाइज एलोकेशन किया, गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है। अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर कैसे डिसाइड होता है, वाटर की सप्लाई जहां 2,000 लोग रहेंगे वहां पे ज्यादा होगी, और 1,000 जहां पे होंगे वहां पे कम क्वांटिटी में होगी। क्योंकि अगर सपोज वाटर जो है वो रेगुलर फ्लो कर रहा है 1,000 लोगों में, 2,000 लोगों की खपत की पानी 1,000 लोगों में जाएगा तो क्या होगा, वो वेस्टेज होगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हम इस तरह से एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि किसी भी चीज का वेस्टेज ना हो, ठीक है, और उसका मैक्सिमम कंजम्पशन हो पाए, और वो एक क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज मिल पाए। तो इसी चीज का जो सिस्टम बनाते हैं हम, उस चीज को कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट काइंड। अब इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है, व्हाट काइंड एंड quantities of goods shall be produced, how goods shall be produced, how output will be distributed, when to produce। तो सबसे पहले क्वेरी पे आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स शैल बी प्रोड्यूस। तो मतलब है कि हम कितनी क्वांटिटी बनाएं। हम सबसे पहले तो बनाएं क्या, और दूसरा कितनी क्वांटिटी में बनाएं। सपोज हमारे पास बस रहने वाले लोग 50 हैं, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, तो हम इसमें जो छोटी क्वांटिटी के आइटम्स होंगे, जो वहां के लोगों को लेने वाले आइटम्स होंगे, उनको बनाएंगे, और उतनी ही क्वांटिटी बनाएंगे जितना वो कंज्यूम कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें डाटा, कि किस तरह के लोग रहते हैं और कितनी क्वांटिटी वो खपत कर सकते हैं, उनका इनकम ग्रुप कितना है, हाउ गेट गुड्स शैल बी प्रोड्यूस। अब 50 लोग रहते हैं और मैं 5 किलोमीटर लंबी चौड़ी फैक्ट्री लगा दूं, तो क्या वो पॉसिबल है कि गुड्स जो वहां बनेगा वो 50 लोगों में कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो ये 50 लोगों को अगर सर्विस देनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, हैंड इंडस्ट्री, जहाँ पे हाथ से काम हो या छोटे लेवल पे काम हो, छोटी इंडस्ट्री टाइप में चाहिए होगी, जहाँ थोड़ा लेबर भी हो, थोड़ी मशीनरीज भी हो, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में चले। लेकिन अगर यही हो, अगर 1 लाख लोग रह रहे हों, अगर 1 लाख लोग रह रहे हों या 10 लाख लोग रह रहे हों, तो क्या होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, छोटे के मुकाबले 50 के मुकाबले बड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ गुड सेल बी प्रोड्यूस, तो हम यहाँ पे चॉइस करेंगे कि हम हैंडमेड इंडस्ट्री लगाएं या इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी से के साथ में अपना फैक्ट्री को लगाएं, ताकि जो हम काइंड एंड क्वालिटी देना चाहते हैं वो हम ये 10 लाख लोग जो है इनको डिलीवर कर पाए। हाउ दी आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आउटपुट कैसे देंगे, सपोज करते हैं हमारा छोटा सा एरिया है यहाँ इतना सा, और इतने में ही कितने लोग रह रहे हैं, 10 लाख लोग। अगर 10 लाख लोग इतने से एरिया में रह रहे हैं,
तो हमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चाहिए होगा, हमें एक मिनी वैन चाहिए होगी। क्यों? यहाँ पे जो गलियां होंगी ना वो पतली पतली होंगी। लेकिन अगर वही एरिया इतना बड़ा हो जाए और इतने में 10 लाख लोग रह रहे हो, तो इन तक में जैसे यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 100 रह रहे हैं, यहाँ 1000 रह रहे हैं, यहाँ 10,000 रह रहे हैं, यहाँ 1000 रह रहे हैं, इस तरह से लोग स्कैटर्ड होंगे, तो हमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम चाहिए होगा इस चीज को डिलीवर करने में। तो दो चीजें होंगी, एक तो हमारा यहाँ वाला डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम आएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा, हमें स्कैटर्ड मीडियम चाहिए होगा। यहाँ क्या था, हम एक गाड़ी भेज रहे थे, मेरा एक गाड़ी से काम हो रहा था, लेकिन इतने बड़े एरिया को कैप्चर करने के लिए हमें 10 गाड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम इस चीज में फैक्ट्री, एक तो यहाँ पे अब ये हो जाएगी कि हम फैक्ट्री कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, या कहाँ लगाएं। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि इतने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हम कैसे करेंगे, ये सोचना होगा। और हमें व्हेन टू प्रोड्यूस करना है। दूसरा, तीसरी सबसे बड़ी है कि हम कब बनाएं। अब सपोज करते हैं कि हमने कंबल बनाने की फैक्ट्री लगा ली, 10 लाख लोगों को सोच के कि सर्दियां यहाँ ज्यादा पड़ती है, हमें कंबल चाहिए होगा बहुत सारा इन लोगों को। तो हमने कंबल की फैक्ट्री लगा ली। लेकिन कंबल को क्या हम नवंबर में बनाना स्टार्ट करेंगे और जनवरी में बेच पाएंगे? नहीं। उसके लिए हमें कब बनाना होगा, हमें मई जून में ही अपना लॉट तैयार कर लेना होगा। जुलाई और अगस्त में पूरे इन सभी जगहों पे वो कंबल अवेलेबल होनी पड़ेगी। यानी मई में तो हमारा, मई जून में तो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। और जुलाई अगस्त में डिस्ट्रीब्यूशन, तभी तो जाके उसकी नवंबर दिसंबर में डिमांड आएगी, और वो जनवरी फरवरी होते होते हमारा सारा लॉट बिक पाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ एक लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स शैल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये हमने ले लिया। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए, अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा था, यहाँ अगर इतनी भीड़ है तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम क्वांटिटीज को यहाँ भेजना होगा। लेकिन अगर हमारा जो प्लांट लगाया वो इस एरिया में लगा लिया जहाँ इतने से ही लोग हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, छोटा प्लांट। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा प्लांट। तो इसमें, इससे ही आप ये समझ लो कि काइंड एंड क्वांटिटीज। यहाँ पे हमारा अगर काइंड यानी जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी डाउन भी होगी तो सेल हो सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये क्वालिटी अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सेलर तो बहुत आएंगे, लेकिन परचेजर, उन सेलर्स के पास परचेजर कम आएंगे। तो परचेजर कम आएंगे तो क्वांटिटी उन्हें ज्यादा चाहिए होगी, सॉरी, क्वालिटी उन्हें ज्यादा चाहिए होगी। क्वालिटी फोकस होंगे, कॉस्ट फोकस होंगे। ये क्या होंगे, यहाँ इतनी भीड़ में कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो थोड़ी सी क्वालिटी एडजस्ट हो सकती है, लेकिन क्वांटिटीज बहुत लाउड चाहिए यहाँ। ठीक है। तो ये था हमारा फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हैं। तो देखिए, बेसिकली आपको जो पढ़ना है, अगर किताब की बात करें तो दो तीन ही पढ़ना है, कमांड, मार्केट, मिक्स्ड, सोशलिस्ट। लेकिन हमने यहाँ पूरे टाइप को, क्योंकि आपको जो नॉलेज हो वो पूरी हो, आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, इमर्जिंग ट्रेंड्स यानी जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, उनको भी आप जान पाओ, किताब के अकॉर्डिंग, किताब के जितना ही ना रह के। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पहला हो गया ट्रेडिशनल इकोनॉमी। दूसरा कमांड इकोनॉमी, जिसको हम प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी, इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, पोस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल और नॉलेज इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमी से। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, in a traditional economy, economic activities are based on long standing custom, traditions and beliefs. Production methods, distribution and consumption are often determined by cultural norms, and there is little room for innovation or change. These economics are often found in rural or indigenous community, यानी जो आपके आदिवासी सेक्टर है, ठीक है, इन सेक्टर्स में ये इस टाइप की इकोनॉमी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे आदिवासी संख्या जहाँ हो। या एग्जांपल लेते हैं हम नेता का। नेता क्या पहनते हैं हमेशा, कुर्ता पजामा, टोपी, ऊपर एक नेहरू कोट। ठीक है। तो अब अगर आप इनके फोकस्ड में काम कर रहे हो, तो नेता का क्या होगा ड्रेस, व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पजामा, व्हाइट टोपी और ब्लैक या ग्रे नेहरू कोट। तो आप इसमें इनोवेशन, चेंजेस बहुत नहीं ला सकते। डिजाइनर कुर्ता नेता नहीं पहनेंगे। ठीक है। उसी तरह उनको डिजाइनर नेहरू कोट में भी ज्यादा नहीं चाहिए होगा। उनका एक फिक्स सेट ऑफ यूनिफॉर्म है जो कि वो पहन के बाहर जाते हैं। तो अगर आपका ट्रेडिशनल यानी जो मूलतः किसी एक सेगमेंट को फोकस्ड हो, जहां पे लोगों का कल्चरल
बिलीफ्स बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपको जो कंस्टेंट यानी जो पहले से चला आ रहा है मेथड, आपको वही यूज करना पड़ेगा। और आप कुछ नया और इनोवेटिव्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है चेंज होना। जैसे अगर हम जंगल में रहने वाले, जैसे अफ्रीकन जंगल में रहते हैं जो आदिवासी, वो उसी कल्चर और उसी ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं जिसको वो सालों से करते आ रहे हैं। अगर आप उनके लिए कुछ नया करना चाहोगे तो वो कुछ ही नहीं अडॉप्ट करेंगे, वो आपको सिरे से रिफ्यूज कर देंगे। इवन वो तो नए लोगों को देखते ही उनको जान से मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है और रीजन क्या है? इसके पीछे लॉजिक यही है और रीजन भी यही है कि वो चेंज नहीं होना चाहते। तो इस तरह की इकोनॉमी कहाँ पे चल पाएगी? जहाँ पे ट्रेडिशनल लोग ज्यादा हैं। तो इसके लिए हम क्या समझ लें, अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे जंगल ज्यादा है, जहाँ पे आदिवासी ज्यादा है, वहां पे हमारी क्या चलती है? ट्रेडिशनल इकोनॉमी। वहां चेंजेस होते हैं बहुत लिटिल और स्लोली होते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं कमांड इकोनॉमी यानी प्लान्ड इकोनॉमी। इन कमांड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज। प्राइस आर सेट बाय गवर्नमेंट एंड डिसीजन अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस आर सेंट्रलाइज्ड। तो इसमें क्या होता है, कमांड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है वही सारे प्रोडक्ट्स और सारे चीजों का डिसीजन लेती है, वही सारी चीजें बनवाती है, वही सारी चीजों को बेचती है। उसकी रेट क्या होगी, कस्टमर कौन होंगे, वो सारा कुछ वही फिक्स करते हैं। वो किस मोड से जाएगा, वो वही फिक्स करते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं इसका, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या है, आप सभी जानते हो कि वहां पे ये बैठे हुए हैं, ये साहब बैठे हुए हैं, ये साहब ही हर डिसीजन लेते हैं। इवन बाल कैसे कटवाना है, ये साहब ही डिसीजन लेते हैं। इनके अप्रूव्ड डिजाइन का ही आप बाल कटवा सकते हो, नहीं तो ये बम चलेगी और आपके ऊपर गिर जाएगी। वहां कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हो गया कमांड इकोनॉमी। मतलब कि गवर्नमेंट के पास होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बनाना है, क्या बेचना है, किसको कैसे देना है, कितना देना है, किस रेट पे देना है, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट के पास होता है। इंडिविजुअल इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो कमांड इकोनॉमी के बाद आता है मार्केट इकोनॉमी यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी। In market economy, most economic decisions are made by individuals and businesses based on supply and demand. Prices are determined by market and consumption drives innovation and efficiency. Government's role is typically limited to enforcing the property rights and regulate certain aspects of the market. मतलब क्या है कि इसमें जो फ्री मार्केट में है कि सारा डिसीजन जो है वो बिजनेस हाउसेस लेते हैं कि उनको क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। और जो रेट्स होती हैं उनकी, वो मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से, यानी जहां वहां पे उस एरिया में जो लोग रहते हैं, उस कंट्री में जो लोग रहते हैं या उस राज्य में जो लोग रहते हैं, उनके डिमांड के हिसाब से वो बनाया जाता है। उसमें उतना ही और ये जो काम होते हैं ये इनोवेटिव होते हैं। और गवर्नमेंट का जो रोल होता है इसमें, सिर्फ वो प्रॉपर्टी और थोड़े बहुत छोटे मोटे चीजों को लेके ही होता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स। वहां क्या है, वहां पे जो कंपनी जैसा बनाना चाहे वो वैसा बना सकती है। इवन वहां पे हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट रन बहुत कम होते हैं, तो मेडिकल के खर्चे भी वहां बहुत है, वहां दवाइयों के खर्चे भी बहुत है। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, अब वहां हर चीज तो कंपनी कर पा रही है, हर एक के लिए कर नहीं पा सकती है। क्यों? क्योंकि कंट्री ओन्ड नहीं है कुछ भी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपनीज जो चाहे वो अपने हिसाब से बनाती है, उनका रेट्स अपने हिसाब से रखती है। तो वहां पे जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग और अमीर लोग, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, इनके लिए कंपनीज उतना नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि वहां पे सोचने के लिए गवर्नमेंट सोशल नहीं है। सोशल का सेंस है अपना कि गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए करना चाहे वो नहीं कर सकती। वो कंपनीज जो है वो अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगी। गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है कि वो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनीज वो होती है जो अपने प्रोडक्ट को बना के और हर एक के लिए बनाती हैं। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो कितनी फार्मा कंपनीज हैं। जैसे मैनकाइंड है, मैनकाइंड में भी गवर्नमेंट के शेयर हैं, तो वो दवाइयां सस्ती बनाएगी। जो आयुष के अंदर स्कीम्स हैं उसको दवाइयां सस्ती बनानी पड़ेंगी ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी मिल पाए। इंडिया में फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के पास है, तो वो क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स इन गरीबों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अमीरों से उस ग्रेन्स के पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। अमेरिका में गरीब लोग ज्यादा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो होमलेस हैं उनके लिए कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, और जो अमीर लोग हैं
उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। तो ये जो रिच एंड पुअर के बीच में दूरी है अमेरिका में बहुत ज्यादा है। तो वहाँ होमलेस पीपल भी बहुत मिलेंगे आपको जो टेंट सिटीज या फुटपाथ पे रहते हैं, और रिच लोग भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक मार्केट इकोनॉमी और फ्री मार्केट, या इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि रिच एंड पुअर के बीच में डिस्टेंस बहुत हो जाता है। गवर्नमेंट चाह के भी गरीबों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत चीजें नहीं होती हैं, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। दूसरा आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कॉम्बिनेशन मिक्स्ड इकोनॉमी combines element of both market and command economics. In a mixed economy, the government plays a role of regulating and controlling certain industries or sector, while other areas are left to the market forces. और इसका इसका एग्जांपल है हमारा इंडिया। इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कुछ बिजनेस हाउसेस, कुछ कंपनीज जो है, ठीक है, ये कौन चलाती है, गवर्नमेंट, कुछ कंपनीज प्राइवेट, और कुछ ऐसा एरिया है, यानी इस दोनों के बीच में कुछ ऐसा एरिया है जिसको गवर्नमेंट पूरी तरह से रेगुलेट करती है कि अगर आपको इस एरिया में काम करना है तो गवर्नमेंट का शेयर इतना होगा और आपका शेयर इतना होगा, आपको गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर करना होगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करना चाहे या इन प्राइवेट कंपनीज पे कंट्रोल करना चाहे तो वो इजी हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी सेक्टर्स है जिसको गवर्नमेंट ने, ये जो वो सेक्टर है जो ये सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कंट्रोल से चलेगा, ठीक है। In India, there are certain sectors that either completely or partially reserved for public sector enterprises, जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद और कौन सी हो गई आपकी, DFCCIL है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन टाइप्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किसकी हैं, ये गवर्नमेंट की हैं, जिनको PSU बना के गवर्नमेंट रन करती है। तो इंडिया में ऐसी कौन सी सेक्टर्स है जहां पे गवर्नमेंट के साथ मिलके या सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगा। तो सबसे पहला एटॉमिक एनर्जी, यानी न्यूक्लियर की जो एनर्जी है, वो सारी एनर्जी के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करेगी। ये एटॉमिक एनर्जीज में आप प्राइवेटली वर्क नहीं कर सकते हैं इंडिया में, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। रेलवेज, रेलवेज जो है, जितनी भी ट्रेनें चलती है इंडिया में, मालगाड़ियां चलती हैं, ये सब कौन रन करता है, गवर्नमेंट करता है, यानी 100% गवर्नमेंट की है। डिफेंस, जो आर्मी पर्सनल्स हैं या जो एयर फोर्स में है, नेवी में है, वो 100% गवर्नमेंट सर्विसेज में है। वो कौन ओन करती है, ये 100% गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है। रसिया में क्या है, वहां पे प्राइवेट आर्मी भी है, इसका एग्जांपल रसिया में प्राइवेट आर्मी है। और इंडिया में जो आर्मी है वो गवर्नमेंट के लिए है, तो गवर्नमेंट के लिए ही वो काम करेगी। प्राइवेट आर्मी क्या काम करेगी, प्राइवेट अपने पैसों के लिए काम करेगी या गवर्नमेंट से जो बजट मिल रहा होता है उनके लिए काम करेगी, और वो एक डिफरेंट सेक्टर है, डिफरेंट टॉपिक है, उसको बाद में हम कभी आराम से समझ लेंगे। लेकिन इंडिया में डिफेंस जो है वो 100% गवर्नमेंट है, इसमें कोई प्राइवेट पार्टी आके काम नहीं कर सकती है डिफेंस में। बैंकिंग, बैंकिंग में प्राइवेट कंपनी 74% तक का स्टेक रख सकती है, बाकी का 26% स्टेक चाहे वो ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, सभी में गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का रहता है बैंकिंग में। इंश्योरेंस सेक्टर में भी 74% प्राइवेट के होते हैं, बाकी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किसी और मोड से। गवर्नमेंट अब मोड क्या हो सकती है, तो कोई कंपनी बना के वो ओन करे, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करे, स्टेट गवर्नमेंट ओन करे, इस टाइप से ओन करके ही वो चल सकता है। और माइनिंग, माइनिंग में कुछ फील्ड है जो कि प्राइवेट के लिए खोल दिए गए हैं, जैसे कोयला, लिग्नाइट एंड सॉरी, कुछ फील्ड्स हैं जो प्राइवेट के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन कोयला, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स ये एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है किसके लिए, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के लिए। इसमें प्राइवेट कोई माइनिंग नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी अदर मिनरल्स में गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट फर्म पार्टिसिपेट करके उसको ओन कर सकती है। अब एक बहुत ही शानदार एग्जांपल लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमने जैसे ऊपर नाम लिया था कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। अभी अभी 2020 में सभी ने कोरोना को देखा, 20 और 21 2 साल बहुत मुश्किल भरा समय था। तो ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, ये क्या है, एक PSU है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ओन्ड है। अब गवर्नमेंट ओन्ड होने का देखो, कोरोना में गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ी किस चीज की, ठीक है, ऑक्सीजन की,
तो ये पूरा जो प्लांट था, ये पूरा प्लांट बोकारो स्टील प्लांट जो है वो 4.5 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी का है। इसके ये जो फर्नेस है जहां ये कोयला से लोहा कोयला को जला के लोहा को पिघलाते हैं, उस पूरे फर्नेस को शट डाउन किया, और शट डाउन करने के बाद इनके पास ये ऐसे ऑक्सीजन है, ये जो टैंकर है ये ऑक्सीजन का टैंकर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती थी, इसमें। तो इसको कर दिया बंद। बोला कि अभी देश में इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। 2021 में ये चीज हुई थी कि ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, तो हमें आप इसको बंद करो और इसको रन करो। तो इसके लिए हुआ क्या, इसको तो कर दिया गया बंद, और इसको रन कर दिया गया कि टैंकरों में भरो ऑक्सीजन और जरूरतमंद हॉस्पिटल्स को फटाफट पहुंचाओ। अब क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट एक बहुत ही बड़ा प्लांट था और वहां पे चीजें बहुत थी, ऑक्सीजन बहुत थे, रेलवे नेटवर्क वहां पे था क्योंकि मालगाड़ियों से कोयला भर भर के आता था, तो फटाफट टैंकर में भरे जाते, मालगाड़ियों पे चढ़ा के जरूरत के राज्यों में जरूरत के हॉस्पिटल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचाया गया। अब ये पॉसिबल क्यों हो पाया, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट डिसीजन कैसे ले पाई कि इतने बड़े प्लांट को, इतने बड़े प्लांट को, चलता हुआ प्लांट को रोक के ऑक्सीजन वहां से कहीं और पूरा का पूरा सप्लाई करने का, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है। तो गवर्नमेंट का ओन्ड है, गवर्नमेंट का शेयर है, तो डिसीजन कौन ले सकती है, गवर्नमेंट। पब्लिक बेनिफिट में डिसीजन लेना था तो प्लांट को बंद करना आसान डिसीजन था, और ऑक्सीजन को सप्लाई। अब यही सोच लो, ये इतना बड़ा प्लांट अगर किसी प्राइवेट सेक्टर का होता तो क्या होता, ये ऑक्सीजन सप्लाई करने नहीं देता कहीं। वो बोलता कि हम अपना प्लांट रन करेंगे, हमें प्लांट के लिए जरूरत है, आपको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो हम देंगे, 100 रुपए की अगर ऑक्सीजन लोगे तो हम वो 1 लाख में देंगे। ठीक है, तो अब इतनी मुश्किल आ जाती कि 100 रुपए की चीज को 1 लाख में लेनी पड़ती गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट का शेयर होना किसी मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो ये गवर्नमेंट को वहां फायदा पहुंच गया कि हमारे पास अपना ओन रिसोर्स है, हम वहां से अपना ले लेंगे। प्लांट को शट डाउन किया, अपॉर्चुनिटी लॉस हुई, कोई बात नहीं। हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए क्या है, पब्लिक सबसे जरूरी है, तो पब्लिक के लिए ऑक्सीजन उस समय जरूरी थी, तो वो यहाँ से ले पाए। तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी की खूबसूरती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की ओन्ड भी चीजें होती है जिससे गवर्नमेंट टाइम आने पे यूज कर सकता है। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर द करंट सिनेरियो एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट के ओन सब कुछ होते हैं और वो सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही सारा चीजों यूज करती है। तो इसमें बहुत लिमिटेड चीज हो जाता है। ठीक है, अब लिमिटेड चीज होने से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि गवर्नमेंट के हाथ लिमिटेड होते हैं और गवर्नमेंट उन कामों को लिमिटेड वे में ही कर पाती है। इसके लिए हमने बहुत अच्छा एग्जांपल एक क्यूबा का लिया था, जहां पे क्या है कि गवर्नमेंट की ओन्ड सब कुछ है और वो लोगों को चीजों को दिक्कत आती है। दूसरा एग्जांपल है चाइना। चाइना में भी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन चाइना में सोशलिस्ट इकोनॉमी होने का क्या बेनिफिट हुआ है, वो भी आप देख रहे हो कि चाइना में वर्ल्ड चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडर बन गया प्रोडक्शन में। वहां पे भी वेजेस जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, किसको क्या बनाना है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कंपनीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे वो थे ना आपके अली बाबा के फाउंडर, उनका क्या हुआ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो गायब, जबकि वो चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। तो चाइना में भी हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो नेगेटिव भी है चाइना में, चाइना ने उसको ग्रोथ में तो लिया लेकिन नेगेटिव वे में। क्यूबा ने पब्लिक सर्विसेज में रह गई तो वो आज पीछे है। तो इसके लिए आप सब, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी और क्यूबा को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, दिस इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब इकोनॉमिक transaction for developing to developed status. Emerging market economic typically have rapidly growing industrial sector and increasing economic integration into global market. Example है ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन है और हमारा टारगेट है कि 2040 तक हम डेवलप हो जाए। तो इसके लिए क्या है, हमें तेजी से, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह से प्लांट यहाँ आके लगे, सब कुछ यहाँ इंडिया में आके लगे, हर कंपनी यहाँ इंडिया से ऑपरेट हो। आप लोगों को ध्यान होगा अभी टेस्ला की कारें लॉन्च हुई, टेस्ला जो है वो कार की प्रोडक्शन चाइना में कर रहा था, इंडिया में वो सेल करने के लिए कहा कि हमें थोड़ी सी टैक्स में रिबेट दे दो ताकि हम इंडिया में आसानी से सेल कर पाए। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं हम टैक्स में रिबेट नहीं करेंगे, अगर आपको रिबेट चाहिए तो आप इंडिया आओ, इंडिया में प्रोडक्शन करो। तो हम धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अभी अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड है।
ताकि हमारा जो स्टेटस है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड में आ जाए। तो हम इंडस्ट्रीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को ताकि जितना ज्यादा टूरिज्म के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स रेगुलर काम में लगे हुए हैं ताकि हम फास्ट इकोनॉमी बने, डबल इकोनॉमिक स्टेटस को करें और हर जगह से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। तो इसके लिए ये है आपकी इमरजेंट मार्केट इकोनॉमी, यानी इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना होता है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल मार्केट में छाने के लिए हम काम करते हैं, जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है उस काम को हम अब करना चाह रहे हैं कि हम अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। चाइना क्या है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो चाइनीज कंपनी है वो तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन बाहर से उनके पास इतना काम है कि वो आज के डेट में बहुत ज्यादा रिच एंड ग्लोबल स्टेटस पा चुका है। तो वही चीज अब इंडिया चाह रहा है कि हमारे यहाँ भी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगे ताकि हम भी एक ग्लोबल स्टेटस को पा पाए और डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ पाए। उसके बाद आते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल और नॉलेज इकोनॉमी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग समझ लेना। इन ए पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी the majority of economic activity is based on the production and exchange of information and services rather than tangible goods. This often involves technology, research, education, creative industries. देखो विदेशों में क्या है, वो लोग अब डेवलपिंग से डेवलप्ड बन चुके हैं, उनके पास अब बहुत पैसे हैं, तो वो उस पैसे को कहाँ लगाते हैं? इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। हम जो ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ये भी यूट्यूब कहाँ का है? आप सभी को पता है कि YouTube कहाँ का है, गूगल कहाँ की है? तो आप इस चीज का आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें फटाफट कि YouTube और गूगल कहाँ की है। तो ये क्या करता है, टेक्नोलॉजी, जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी बदल रही है। पहले हम क्या पढ़ते थे, क्लासरूम में बैठते थे, टीचर के थ्रू पढ़ते थे, आज हम मोबाइल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सब जो टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये सब चीजें कहाँ से आई? नॉलेज से आई, रिसर्च से आई, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से आई। अब ये क्या करते हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री वाले एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी पेटेंट लेते हैं और उसको दूसरे कंट्रीज को भेज देते हैं। अब पेटेंट में क्या हो जाता है कि उनको रॉयल्टी मिलते रहती है, रॉयल्टी मिली तो वहां से पैसा मिला। अब ये लोग ज्यादा काम नहीं, क्वालिटी का काम करते हैं, प्रोडक्शन में, फैक्ट्री चलाने में नहीं लगते हैं। ये लोग अपने लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में लगते हैं और रिसर्च, एजुकेशन, इन सब में ज्यादा काम करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, कोरोना में क्या हुआ, कोविड के वैक्सीन बने, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर क्या बनाया था, कोविशील्ड। जो कोविशील्ड बना, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन क्या ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका ने किया? नहीं किया, इंडिया में किया। आधार पूना वाले की कंपनी ने की उसकी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पूरा का पूरा इंडिया में हुआ और पूरे वर्ल्ड में बिका। तो इसकी जो पेटेंट थी, इसकी जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट थी, रिसर्च की कॉस्ट थी, ये उन्होंने लिया। और ये रिसर्च की कॉस्ट छोटी मोटी नहीं, बहुत मोटी मोटी होती है, ठीक है। तो अब जो है वो ट्रेंड एक और आ चुका है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल, यानी हमने इंडस्ट्रीज बना ली, सब कुछ कर लिया, तो अब हम नॉलेज के ऊपर बढ़े ताकि हम नॉलेज से पैसा कमाएं, रिसर्च से पैसा कमाएं, एजुकेशन से पैसा कमाएं। तो ये एक नई इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। इसके बाद आती है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड environmental conservation. It aims to balance economic growth with ecological responsibility by promoting clean energy, reduce waste, and sustainable resource management. It's important to note that these categories are not always clear-cut, and many economies exhibit elements of multiple time. Accordingly, the economic system can evolve and change over time due to political, social, and technological factors. अब ये ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है? ग्रीन इकोनॉमी ये होता है कि हम जो वेस्टेज करते हैं, जो हम हमारे रिसोर्स वेस्ट होते हैं, सपोज करते हैं कि हम फैक्ट्री लगाए हैं, कोयले से बिजली बना रहे हैं, कोयला से बिजली बनाएंगे तो क्या होगा, धुआं होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा और लोगों के लिए हार्मफुल होगा। तो इसके जगह हम एनर्जी के लिए कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ग्रीन एनर्जी पे, जैसे सोलर पावर, हाइड्रो पावर और विंड पावर, इन सब टाइप के पावर फैक्टर्स को यूज करें। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम वेस्टेज को कंट्रोल करें, ठीक है। इन सब टाइप के हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चले जाएं, जहां पे हम नेचर से लिए हुए चीजों को ही यूज करें, ना कि कार्बन उत्सर्जन जो होता है, जो CO2 इमिशंस कहते हैं, गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है, इन सबको कंट्रोल करते हुए ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर बढ़े, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंड पावर।
यहाँ से हवा से बिजली बनाई जाती है इन पवन चक्कियों यानी विंड मिल्स की मदद से। सोलर पावर, हाइड्रो पावर, डैम बना दिया जाता है नदियों में, ऊपर से ये पानी नीचे गिरता है, पानी गिरता है तो यहाँ पे विंड टरबाइन घूमती है, विंड टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिक आती है, इलेक्ट्रिक से आपकी कार इलेक्ट्रिक पे चार्ज हो जाती है और आप आराम से घूम पाते हो। तो ये एक ग्रीन एनर्जी की और ग्रीन इकोसिस्टम की चेन हो गई। क्या हुआ, पहले बिजली बनी 3 मेथड से, इससे, इससे और इससे, यानी सोलर से, विंड से और हाइड्रो से। देन आपकी उस बिजली से कार चार्ज हुई, लैपटॉप चार्ज हुए, मोबाइल चार्ज हुआ और आप उस पर अभी पढ़ पा रहे हो, गाड़ी में घूम पा रहे हो। इससे क्या हुआ, पेपर की वेस्टेज, पेपर बनने या मटेरियल्स की यूजेस को रिड्यूस किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क खरीदे, बहुत सारा वीडियोस डाउनलोड कर लिया, अननेसेसरी डाटा भर लिया, उसके बाद क्या हुआ, उस हार्ड डिस्क को रख दिया, दूसरा हार्ड डिस्क खरीद लिया, अननेसेसरी डाटा भर लिया। इसी तरह लोग क्या करते हैं कि क्लाउड पे स्टोरेज खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी डाटा को रखने के लिए क्लाउड पे स्टोरेज खरीदती हैं। वो क्या करते हैं, वहां पे बहुत सारे हार्ड डिस्क लगे होते हैं, उनमें वो अपना डाटा इकट्ठा करती है। अगर वो डाटा को टाइम पे क्लीन ना करे और डाटा को भरते जाने दे तो क्या होगा, उन हार्ड डिस्क को चलाने में भी बहुत ज्यादा बिजली लगती है। जो हम क्लाउड करते हैं ना, तो क्लाउड में जो स्टोरेज होती है, उस स्टोरेज डिवाइसेस को चलाने में भी बहुत बिजली लगती है। और अभी तक हम पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम ग्रीन एनर्जी उपयोग कर पाते हैं। दो चीजें वहां नुकसान करती हैं, फिर वहां पे जो बिजली चाहिए उसके लिए कोयला यूज होता होगा, थर्मल पावर प्लांट्स का, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता होगा। प्लस वो हार्ड डिस्क में जो डाटा रहता है, वहां पे हीट कितनी जनरेट होती होगी, वो भी हीट हमारे इन्वायरमेंट को हीट कर रही है। तो हमें हर तरीके से, अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की ओर जाना चाहें तो हमें हर तरीके से वेस्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि इसमें और आपको एडिशनल क्या क्या चीजें चाहिए। आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला पाए। थैंक यू।